रावलपिंडी में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना तैनात कर दी गई है। रावलपिंडी में 6 महीने के लिए सेना की तैनाती की गई है। पाकिस्तानी सेना की 3 कंपनियां सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना की तैनाती का यह बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के आईन के अनुच्छेद 245 के तहत यह बड़ा फैसला लिया गया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया? रावलपिंडी में सेना की तैनाती के मायने क्या है? सेना की 3 कंपनियां रावलपिंडी में उतार दी गई हैं। होने क्या वाला है? तो पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है और इसके सबूत एक एक करके अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबूत नंबर 1, रावलपिंडी में सेना की एंट्री हो गई है। सेना तैनात कर दी गई है। 3 कंपनियों के 400 से ज्यादा जवान यहां तैनात रहेंगे और यह तैनाती 1-2 दिनों के लिए नहीं बल्कि 6 महीने के लिए हुई है। संवेदनशील जगहों पर अब सेना के जवान तैनात होंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। प्रमुख सड़कों पर कड़ी निगरानी की जाएगी। अनुच्छेद 245 के तहत यह फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने मांगी सेना। बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी पाकिस्तान का एक बड़ा सैन्य केंद्र है। रावलपिंडी में अचानक सेना की तैनाती क्यों की गई? क्या किसी बड़े बदलाव की तैयारी है? क्या बहुत बड़े विरोध की आशंका है? 6 महीने की तैनाती जरूरी क्यों हुई? ये है वो बड़ा सवाल जिसके जवाब हम आज ढूंढने की करेंगे कोशिश। और ये तो अभी पहला सबूत है। एक एक करके आपके सामने कई सबूत आने जा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। और सज्जाद अजहर पीरजादा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर सहाफी हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। पीरजादा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। एक एक करके सबूत हम सामने रखेंगे, लेकिन सबूत नंबर 1 की चर्चा सबसे पहले करते हैं। 6 महीने के लिए रावलपिंडी में सेना की तैनाती के मायने क्या हैं? यह फैसला क्यों लेना पड़ा, क्या बता सकते हैं आप? पीरजादा साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है मुझे। रावलपिंडी में सेना की तैनाती के मायने क्या हैं? आर्टिकल 245 के जरिए ये जो रावलपिंडी में सेना की 3 कंपनियों को तैनात करने का फैसला लिया गया है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर होने क्या वाला है? देखिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग और लाहौर से बहुत बहुत प्रार्थनाएं, प्यार सब दोस्तों को हमारे, शुक्रिया, और हिंदुस्तानियों को भी। देखिए कि अब वो जमाना नहीं रहा कि दिल्ली से एक गवर्नर जनरल बैठे और रावलपिंडी से पूछे कि जी क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की अपनी एक सिक्योरिटी है, एक आजाद मुल्क है पाकिस्तान, और सिक्योरिटी के हवाले से जो कदम उठाए जाते हैं वो उठाए जाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि चर्चा की कोई हम बात करें। चर्चा की बात कैसे नहीं है सर? चर्चा की बात तो बिल्कुल है पीरजादा साहब। ऐसे वक्त में ये सब कुछ हो रहा है जब पाकिस्तान में बहुत कुछ घट रहा है। रावलपिंडी जहां पर सेना का हेडक्वार्टर है, उस रावलपिंडी के सिविलियन इलाकों में भी सेना की तैनाती का फैसला लिया गया है। ये ऐसे ही तो नहीं हो गया, और ये तैनाती 1-2 दिनों के लिए भी नहीं हो रही, पूरे 6 महीने तक सेना की तैनाती होगी। तो क्या होने वाला है भाई, ये तो सवाल है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी हैं, फील्ड मार्शल जो हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ जो कदम है उठाए जाते हैं। और बड़ी बड़ी चीज देखिए, आगे सितंबर का महीना भी आ रहा है। आपको पता है कि सितंबर में हमने जो एक जंग जीती थी आपसे, उस महीने की याद भी मनाई जाएगी। हो सकता है कि बड़ी बाहर से यही बोलने के लिए कहा गया, कोई वफद आए, डेलीगेशन आए, आपको भी यही बोलने के लिए कह दिया गया और आप मान भी गए। इतने बोले तो नहीं है पीरजादा साहब आप। नहीं, हंस भी रहे, उनको पता है कि मजाक हंसी की बात कर दी आपने, तो हंसी आएगी। खुद भी हंसी आ रही है। चलिए छोड़िए, इस बात को रहने देते हैं और बात ये करते हैं कि आखिर रावलपिंडी में होने क्या जा रहा है। इसी पर रहते हैं। रावलपिंडी में
देखिए सिक्योरिटी के हवाले से अरे भाई, कदम तो उठाए जाते कौन हैं, सा मैंने आपको सिक्योरिटी कहा। का सवाल है ये तो इसमें हमें बताइए कोई- ना। सिक्योरिटी को कैसे इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया कि आपको सेना तैनात करनी पड़ रही है सिविलियन इलाकों में? सीधा सा सवाल है। सिविलियन तो देखिए, पाक फौज जो है वो सिविलियन की हिफाजत के लिए है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। कुछ कदम उठाए जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी खबर नहीं है। ये देखिए, नहीं सज्जाद आप साहब, लोग सवाल हमारे ये साथ नहीं जंग तो कर रहे। है सज्जाद साहब, सवाल है कि अचानक ऐसा हो क्या गया है? इससे पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ? अचानक क्या हो गया? और जब आसिम मुनीर को सीडीएफ की भी जो पद दे दिया गया, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है और आसिम मुनीर को ऐसा लग रहा है कि सर्वे सर्वा बना दिया गया है, तो ऐसा क्या होने वाला है? रावलपिंडी में इतनी सुरक्षा टाइट क्यों है? क्यों, कुछ आपने कोई, इंडिया ने कुछ लोगों को भेजना था वहां पे कुछ करने के लिए, जो आपको इतना दर्द हो रहा है कि वहां पे हो क्या रहा है? नहीं, हमें क्यों दर्द होगा? दर्द में तो पाकिस्तान की आवाम है हुजूर, ये तो आप जानते हैं। किस्से हम सुनाएं क्या पाकिस्तान के? लाहौर में आप बैठे हैं, किस्से हमसे सुनना चाहते हैं? ब्रिगेडियर शरदिंदु हमारे साथ मौजूद है, संजय मेस्टन जी हमारे साथ मौजूद है। मेस्टन साहब, ये कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कोई तो खिचड़ी पक रही है। रावलपिंडी में सेना की 3 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और पीरजादा साहब ने एक बात कही कि सिक्योरिटी कंसर्न है। ये कौन से सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं? वो तो बता नहीं रहे, आप कुछ अंदाजा लगा रहे हैं? फिर उन्होंने बिल्कुल सही बोला, सिक्योरिटी कंसर्न है। अब मैं एनालाइज करूंगा सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं। जी, सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है इमरान खान। वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, और उनको 2 हफ्ते के लिए बोला था, वो वहाँ रह गए लेकिन तुरंत वापस भेज दिया और दूसरे जेल में भेजा। कहने का मतलब ये है कि साफ ये है कि पीटीआई वर्कर्स और जो वहाँ की आवाम है, उन्होंने एक ट्रेलर पाकिस्तान को दिखा चुके हैं कि किस प्रकार कोर कमांडर के घर और किस प्रकार मिलिट्री बेसिस पे उन्होंने हमला किया था। एक वो खतरा है क्योंकि वो कभी भी हो सकता है। दूसरा जो खतरा इनके लिए है वो ये है कि अब शायद मुनीर चाहता है कि वो अपनी पावर और बढ़ाए। पावर बढ़ाने के भी बड़े तरीके होते हैं। कुछ पाकिस्तान में ही गपशप चल रही है कि शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ हो सकता है। उसमें 2 चीज हैं कि मुनीर यूनिफॉर्म पहना रखेगा पर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कर देगा। उस पर हम आएंगे। अभी सिर्फ रावलपिंडी, क्योंकि हमने पहला सबूत अभी सामने रखा है और जो 4 सबूतों का आज हम जिक्र कर रहे हैं उसमें से एक मुनीर की पावर से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन रावलपिंडी में क्या होने वाला है? ब्रिगेडियर शरदिंदु, जल्दी से इस पर आपका एक कमेंट और उसके बाद फिर हम दूसरा, तीसरा और चौथा सबूत अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। देखिए, जिस तरीके से रावलपिंडी की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, एक थ्रेट तो उनके पास आया है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जनमानस कहीं उनके सेना के मुख्यालय पे धावा ना बोल दे। हाँ। एक तरीके का नया एंगल है। पूरा पाकिस्तान आज की डेट में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, POJK हो, हर जगह आपके यहाँ एक तरीके का रिसेंटमेंट है। आप इंटरनल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और साथ में 2 पावर सेंटर डेवलप हो रहे हैं, एक इस्लामाबाद का पावर सेंटर और एक रावलपिंडी का पावर सेंटर। इसमें सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। अब तो ये भी बात होती जा रही है कि ये इसको पूरी तरीके से हटाने की बात है। इमरान खान को वापस लाओ, जिससे कि शहबाज शरीफ जो आज की डेट में प्रो अमेरिकन पूरी तरीके से हो रखे, इनको हटा के इमरान खान को लाओ, जिससे कि प्रो चाइना बात हो सके। चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, चाहे वो आपका CPEC हो, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, हर तरीके से चाइना अपने आप को कॉर्नर महसूस कर रहा है। इसी वजह से चाइना ने ईरान को भी फोर्स किया कि वो सीज फायर के लिए जाए और चाइना का इंटरफेरेंस पाकिस्तान में लगातार बना रहेगा। इसी वजह से शिफ्ट ऑफ पावर जब होता है तो आपको एडिशनल सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है और कहीं ना कहीं इस बार असीम मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल है वो भी अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा, इससे वेल इमेजिन किया जा सकता है इसके बाद। बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है, ये कैसी घबराहट है कि अचानक से सेना की तैनाती को बढ़ा दिया गया रावलपिंडी में? ये देखिए, घबराहट मुझे लगता है कि नया नहीं है और ना ही तत्कालिक है। इसके पीछे यदि आप देखो तो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। दुनिया का केस स्टडी देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो इतना ब्लीडिंग कंट्री जो अपने आप में ब्लीड कर रहा हो वो दुनिया में अब कहीं किसी नक्शे में नहीं मिलेगा। और अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, बलूचिस्तान ने खुलकर कहा, दुनिया से कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ादी की मांग करते हैं और उन्होंने डिक्लेरेशन भी कर दिया। तो एक ऐसा सूबा इनका है
है, जो इनसे अलग होना चाहता है, अपने आप को मानता ही नहीं कि पाकिस्तान हो। पीओजी की बात सर ने अभी बताया, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, तो ये जो डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर, खंड खंड में बटा पाकिस्तान, ये मुझे लगता है सेना की टुकड़ी जो है शायद रावलपिंडी को बचा पाए, क्योंकि जो जनमानस है वहां का वो सफोकेट हो चुका है। वो जानता है कि जो इलीट मिलिट्री क्लास है, ये मिलिट्री क्लास नहीं है, ये सौदागर है, ये व्यापारी है, ये बिजनेसमैन है। तो मुझे संदीप जी, आपका यह कहना है कि इस बात का डर आसिम मुनीर को है कि वहां की जो आवाम है वो सीधे सेना को चुनौती दे सकती है, सेना पर ही धावा बोल सकती है, इसलिए सब कुछ किया गया। आवाम, आपने देखा, आप बलूचिस्तान के बलूचों की आवाज देख लीजिए, क्योंकि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का भाग है और बहुत बड़ा एक प्रोविंस आता है, और वहां का जो मिनरल्स है, जो खनिज है, किस प्रकार से इसने दो बड़ी ताकतों को इन्वाइट किया और आपस में अभी जो सरदिन सर बता रहे थे कि जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है चाइना और यूएसए का, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है और इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि वहां पर जो टकराहट है, ये टकराहट वहां की आवाम, वहां की मिलिट्री, और चूंकि मिलिट्री का काम नहीं करती है, मिलिट्री और बिजनेस से काम करती है, तो देश की सुरक्षा के लिए उससे कोई व्यवस्था नहीं है। उसका मतलब है कि वहां के संसाधन को दोहन किया जाए और अपनी ताकत के बल से, अपने बंदूक के दल से वहां के जनता को, मुझे लगता है, पूर्ति से वो कर दिया, क्रश किया जाए। तो ये जो पाकिस्तान संदीप जी मॉडल है, आता हूं आपके पास, जो भाई साहब बैठे हुए, इनको समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो मॉडल है ना, ये तुम्हारा मॉडल किसी स्टेट का नहीं, किसी राष्ट्र का नहीं हो सकता है। तुम्हारा मॉडल अपने आप ब्लीड करने का, खंड होने का, टूटने का, गिरने का और शहादत में जाने का। मुझे लगता है ये वक्त आ गया है। या तो अब देखो, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बहन बोलती है कि मेरे भाई को, इमरान खान को इतना प्रताड़ित किया गया, तो नोबडी से उसी तरह से इमरान खान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इमरान खान की पार्टी और शहबाज सरकार के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। शहबाज सरकार का इमरान खान की पार्टी पर हमला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी अस्पताल ले जाने का आरोप, अचानक ही अस्पताल से वापस जेल भेज दिए गए इमरान खान। तो देखिए, इमरान खान को लेकर आखिर पाकिस्तान की हुकूमत के और पाकिस्तान की सेना के इरादे क्या हैं, मंशा क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हर हाल में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जेल की सलाखों के पीछे से निकल ना पाए इमरान खान, आजाद ना हो पाए जेल से, क्योंकि आजाद हो गए तो मौजूदा हुक्मरानों के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। तो पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। सबूत नंबर अब 2 आपके सामने रखते हैं। इमरान पर ऐलान होगा, इमरान खान फिर अदियाला जेल शिफ्ट किए गए। बस कुछ ही घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल निजी अस्पताल भेजा था, निजी अस्पताल के बदले सरकारी अस्पताल भेजा गया इमरान खान को, और जांच के बाद मेडिकल तौर पर फिट बता दिया गया। वो बात अलग है कि इमरान खान के परिवार वाले, उनकी जो बहन है, वो लगातार इमरान खान की हालत काफी ज्यादा खराब होने की बात कर रहे थे। पीटीआई ने अवमानना कार्रवाई की मांग की है। पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च का भी ऐलान कर दिया है। अब बड़ी बात क्या है, इमरान के करीबी ने बड़ा संकेत दिया है। सवाल यह है कि क्या मुनीर इमरान पर कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या रिहाई पर पर्दे के पीछे कोई बातचीत हो रही है? क्या पीटीआई मार्च से बड़ा टकराव पैदा होगा? क्या कोई बड़ा राजनीतिक फैसला आने वाला है? सज्जाद साहब, एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी कोई मायने नहीं है? क्या वहां पर सबसे बड़ी जो सुप्रीम अदालत है वो आसिम मुनीर लगाकर बैठते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश उसका अवहेलना करते हुए इमरान खान को निजी की बजाय सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है और वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी करके 5-6 घंटे बाद फिर अदियाला जेल में डाल दिया जाता है? हो क्या रहा है? देखिए मेरे भाई, इमरान खान की पार्टी कोई काकरोच जनता पार्टी नहीं है जो अपनी मांग लेकर जाएगी, जायज मांग, और इस्तीफा लेके आ जाएगी। कितने बड़े एहतजाज किए इमरान खान ने, कोई इस्तीफा आया आज तक? कोई आया? देखिए, अगर मांग आपकी सच्ची होती है, अच्छी होती है, तो फिर इस्तीफे भी आ जाते हैं। अब तक कोई इस्तीफा नहीं आया। तो ये वो सूरत हाल है पाकिस्तान में जो आप लोग वहां पे रंग देते हैं गलत उसको, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या हो गया आपको? मतलब जमहूरियत की जड़ें हिलाकर रख दी हैं आपने। जमहूरियत का सिर्फ जप रटा जा रहा है और असलियत क्या है, हकीकत क्या है, ये दुनिया देख रही है। और आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है और इमरान खान की अगर वाजिब होती, जायज होती मांगे, क्या इमरान खान के साथ सही मायने में इंसाफ हो रहा है? ये बताने आप आए हैं लाहौर से
दिल्ली? देखिए, इंसाफ की बात है, वो तो अदालतें इंसाफ करती हैं। नहीं हो रहा है ना इंसाफ, जो अदालत कह रही है वो भी अमल में नहीं लाया जा रहा है ना, ये तो मानेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप इमरान खान के तर्जमान क्यों बन गए हैं, हालांकि मुझे अच्छी अरे नहीं, यहां पर हम किसी को फेवर नहीं कर रहे। देखिए जो हो रहा पाकिस्तान में उस पर सवाल उठा रहे हैं। सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्राइवेट अस्पताल लेकर जाइए, लेकिन वहां पर सरकारी अस्पताल लेकर जाया जाता और बस वहां पर एक फॉर्मेलिटी दिखाई जाती है, 5-6 घंटे बाद फिर अदियाला में डाल दिया जाता है, अदियाला जेल में। ये हुआ क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी तो अवहेलना हो रही है ना पाकिस्तान में। हमारा सवाल ये है। देखिए, इस बारे में तो दरख्वास्तें जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। और जो हुकूमत ने जो कदम उठाया, ये तो अब मैं हुकूमत का तर्जमान तो नहीं हूं ना, तो आपको बताऊं कि हुकूमत ने ऐसा क्यों किया। ना ही मैं इमरान खान का तर्जमान हूं। आप किसी तो के बेहतर ये है तर्जुमान नहीं कि है, एक आप बतौर- सहाफी तो हैं, समझ हाँ। तो सकते हैं क्या हो रहा है, वो बता सकते हैं, या फिर हाँ, सेना की देखिए- पहरेदारी है उस पर भी? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और हुकूमत ने उस पर अमल किया कि बात थी हॉस्पिटल जाने की। तो हॉस्पिटल में जहां अच्छी सहूलत थी वहां गए, और जो डॉक्टर्स मौजूद थे, 2 डॉक्टर्स शफा हॉस्पिटल के, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो भी वहीं मौजूद थे। और इमरान खान की बहन की मौजूदगी में इलाज हुआ। नहीं, लेकिन ऑर्डर को तो वहाँ पे वायलेट किया गया ना, ऑर्डर को तो वायलेट किया गया। निजी अस्पताल में ले जाने का फैसला किया गया और ले जाया गया सरकारी अस्पताल में। मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, लेकिन जवाब देना शायद आपके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या पूरी तरह से यह कोशिश नहीं की जा रही है कि इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे ही रहे? अगर वो बाहर निकल गए तो मौजूदा हुक्मरानों के लिए, आसिम मुनीर के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए हर वो कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जेल में रहें और जेल के अंदर से उनकी डेड बॉडी ही निकले। बहुत सख्त अल्फाज में यूज कर रहा हूं, लेकिन मंशा तो इस वक्त पाकिस्तान की सरकार की यही नजर आती है। देखिए समीर, जो आपने बोला सत्य तो वही है। अल्टीमेट एम इनका उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। इतना पॉपुलर लीडर, जिस तरीके से उसने इलेक्शन लड़ा, जिस तरीके से उसको मैंडेट मिला, और अल्टीमेटली उसको आपने सलाखों के पीछे कर दिया, बेसिक इम्यूनिटी नहीं दी। और जब एक प्रेशर जनरेट होता है तो आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि जैसे आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। कुछ एहसान नहीं किया है। आप किस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल को मैनिपुलेट करते हैं, ये जग जाहिर है। और जहां तक आपने कॉकरोच पार्टी का बताया, पाकिस्तान में भी तमाम जनजी सड़कों पे था। आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला है कि अगर इनकी बातें नहीं सुनी तो पाकिस्तान का हश्र होगा। आप इस चीज से वाकिफ हैं, आपको पता है। इसी वजह से आपने सिक्योरिटी एनहांस की, इसी वजह से आप अपने पॉपुलर लीडर को रिलीज नहीं कर रहे हैं, आप उसको सलाखों के पीछे रखने जाते हैं, यातनाएं दे रहे हैं। उसके आंख की विजन चली गई और धीरे धीरे उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। असीम मुनीर और इमरान खान में नहीं बनती, ये पूरी दुनिया जानती है। और जब तक असीम मुनीर है, इमरान खान बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसा पूरे लोगों का मानना है। तो अल्टीमेटली एलिमिनेशन की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं। एक ऐसे लीडर को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं जिसका मास सपोर्ट आज की डेट में। खैबर पख्तूनख्वा में उसकी सरकार थी, कैसी उसका चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि हम मार्च करेंगे और अपने इमरान खान को निकालेंगे। क्या हुआ उन सारी चीजों का? आपने पूरा दमन कर दिया। पूरे तरीके से आप ह्यूमन राइट वायलेशन। बिल्कुल, और वहां की जो अवाम है वो खुद सामने आ रही, कैमरे पर बता रही कि क्या हो रहा है, कैसे सीधे सीने पर गोलियां चला दी जाती है, जैसे कोई अपना हक, अपना हुकूक मांगने की कोशिश करता है। हमारे साथ संजय मैस्टन सर भी है। संजय मैस्टन सर, चर्चा तो ऐसी भी चल रही है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, इससे चीन भी बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब चीन की कोशिश है कि इमरान खान बाहर आए, जेल से बाहर निकले, ताकि जो उसका खुद का अपना सीपैक प्रोजेक्ट है वो तो कम से कम आगे बढ़े, जो अधर में लटका हुआ है। चीन को बहुत नुकसान हो रहा है, तो एक ये भी एंगल जोड़ा जा रहा है। इसलिए आसिम मुनीर बहुत डरे हुए हैं इमरान खान से। देखिए, बिल्कुल पॉसिबल, ये वाला एंगल पॉसिबल है, लेकिन इसकी संभावना कम है। क्योंकि अगर कल इमरान खान को निकाला जाता है और वो बाय चांस पावर में आते हैं, तो क्या उनकी पावर सही में रहेगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में हमेशा पावर आर्मी का रहा है। और आज पाकिस्तान में आसिम मुनीर सुप्रीम अथॉरिटी है। कहने का मतलब, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सब कुछ वो है। कंट्री तो वो चला रहा है। आपने देखा किस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे बात करते हैं। तो कहने का मतलब है, उन्होंने अपनी अहमियत और दिखा दी है। ईरान टॉक्स और सऊदी अरेबिया टॉक्स, टर्की टॉक्स, और यूएस के साथ हो रहा है, चाइना के साथ भी।
तो मेरे को ये वाला एंगल कम लगता है। लेकिन आज मुनीर की जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे को इस प्रकार लगती है, जिंदा इमरान खान उसके लिए खतरा है, मरा हुआ इमरान खान भी उसके लिए खतरा है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? उसको जेल में बंद रखो, आइसोलेट करके रखो, जिस प्रकार उसकी बहन ने भी बोला इमरान खान की कि ना तो उनको टीवी दिखाए, वो टीवी की सहूलियत है, ना कोई किताबें न्यूज़पेपर मिलती है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट से आइसोलेट कर दिया है। स्ट्रैटेजी ये है कि उसको अकेला रखो, मेंटली आइसोलेट करके आदमी के दिमाग में फर्क पड़ता है, मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, मेंटली डिरेंज हो जाता है। अगर ये हालात हो जाती है तो अगर उनको बाद में छोड़ते भी हैं तो वो कोई दशा में नहीं होंगे कोई स्टेटमेंट देने में। तो बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि उनको मेंटली इतना खराब कर दो कि वो अलाइव भी रहें, क्योंकि अगर कल उनकी मौत जेल में हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ऐसे होंगे, क्योंकि फिर तो सारा ब्लेम आसिम मुनीर पे जाएगा। तो उसका जीना उसका मरना दोनों नुकसानदायक है। ठीक तो बात है। आपने जो बात कही है सर, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम दर्शकों के सामने तीसरा सबूत रखने जा रहे हैं। जब ये सवाल जहन में आता है ना कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, तीसरा सबूत देखिए क्या है। पाकिस्तान में मुनीर का दबदबा बढ़ रहा है, जिसका जिक्र मैस्टर सर ने भी किया। नई मिलिट्री कमांड में सुपर ताकत मिल गई है, सुपर पावर्स। आसिम मुनीर के नेतृत्व वाले नए ढांचे में तीनों सेनाएं होंगी। पुराने कानून में संशोधन के बाद ये असीमित अधिकार दिए गए हैं आसिम मुनीर को। तो आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हिंदुस्तान से पिटने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में फील्ड मार्शल बना दिया जाता है और अब सेना की सुप्रीम कमांड भी उनके सुपुर्द कर दी गई है। तो पाकिस्तान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब सबूत नंबर 3 आपके सामने है। स्पेशल कानून से मुनीर की शक्तियों को और ज्यादा विस्तार दिया गया है। नेशनल असेंबली और सीनेट में बाकायदा कानून पास हुआ है, यह कोई मामूली बात नहीं है। डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 में संशोधन हुआ। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में भी संशोधन किया गया है। पाकिस्तान में सैन्य शक्ति केंद्रीकृत हो रही है। नया कानून कमांड को ज्यादा सेंट्रलाइज करेगा। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर नया कमांड सेंटर बना। ऑपरेशनल कमांड में मुनीर की भूमिका बढ़ी। स्ट्रैटेजिक कमांड पर भी इसका असर पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि सैन्य सत्ता कानूनी ढांचे से भी मजबूत हो रही है। सवाल यह है कि क्या मुनीर सबसे ताकतवर आर्मी चीफ बन गए? क्या नया कानून तीनों सेनाओं का उन्हें कमांडर नहीं बना देगा? क्या अब अलग अलग सर्विस चीफ की ताकत घटेगी? क्या डिफेंस हेडक्वार्टर पावर का नया नर्व सेंटर बनेगा? क्या पाकिस्तानी सत्ता के पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी? ये पीरजादा साहब नहीं है। पीरजादा साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं। पीरजादा साहब, क्या लगता है पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? जब हम ये कह रहे हैं, ये जो तीसरा सबूत है, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। आप सोचिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जरिए बाकायदा आसिम मुनीर की शक्तियों में, उनकी पावर्स में इजाफा किया जा रहा है। तैयारी क्या है? सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं क्या वो पाकिस्तान के? देखिए, ये जो सबूत आपने हमारे सामने रखा है, इस पर तो पाकिस्तान की कौम को हिंदुस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जो जंग छेड़ी थी पाकिस्तान के साथ, और फिर जिस तरह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जवाब दिया इतनी बहादुरी के साथ, और जिस तरह फिर दुनिया की सुपर पावर ये कहती रही कि 7 राफेल तैयारे गिराए, फ्रांस ने भी माना। तो ये तमाम सलाहियतें जो फील्ड मार्शल ने दिखाई, उनको अब उसका इनाम मिल रहा है। और अब पाकिस्तान तैयारी कर रहा है भरपूर तरीके से कि किस तरह एक जो इंडिया एक चाहता है कि सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई हुई, जिस तरह से तमाम जो आतंकी ढांचे हैं उनको ध्वस्त किया गया। शहबाज शरीफ रात में भी जागे थे और वो गिड़गिड़ा रहे थे कि भारत से जो हमले हैं बंद होने चाहिए। डीजीएमओ की तरफ से कॉल आया कि तुरंत हमले बंद कर दो, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इससे आप क्या बोल रहे हैं? इसी का इनाम आप बोल रहे हैं क्या? ये तो पूरी कहानी ट्रम्प सुना चुके हैं, बता चुके हैं कि किस तरह से मोदी जी ने फोन किया, मोदी जी का फोन किया, ट्रम्प ने नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान कैसे चापलूसी कर रहा अमेरिका का, तो आप तो सिर्फ ट्रम्प का ही राग गाएंगे ना। ट्रम्प क्या बोलते, क्या कहते, उन्हीं का आप राग गाएंगे। वो सुपर पावर है अमेरिका। आप ना करते जंग बंद,
आपने क्यों बंद कर दी जंग? नहीं, जो आपके पीरजादा साहब, पाकिस्तान तो इस्लामिक मुल्क है, तो इस्लामिक बिलीफ में जो अल्लाह है वो तो सुपर पावर माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान जो कि खुद को इस्लामिक देश कहता है वो सुपर पावर, सर्वशक्तिमान, गॉड, ईश्वर मानकर क्यों बैठा है अमेरिका को? ये तो आप ही कह सकते हैं कि भाई वो तो सुपर पावर है, वही तय करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, वो डिक्टेट करेंगे, हम लागू करेंगे। देखिए ये बात नहीं है। 18वीं सेंचुरी में उसके शुरू में हिंदुस्तान सुपर पावर था, मुआशी। अब जो अमेरिका पाकिस्तान ने खुदा मान लिया है ना अमेरिका को, फिर सुपर पावर भी है। पाकिस्तान ने खुदा मान लिया अमेरिका को। देखिए जब हिंदुस्तान मुसलमानों के पास था तो मुसलमानों ने उसको बना दिया था सुपर पावर। 18वीं सेंचुरी में, मुगल पीरियड में हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर था इकोनॉमिकली। अब जब आप ये बात नहीं कह सकते कि अल्लाह माना हुआ है अमेरिका को दुनिया मानती है। अच्छा, आप मानते हो, तमाम चीजें आप हैं, मानते आप मानते होंगे दुनिया का कोई भी जिम्मेदार देश किसी को ईश्वर, किसी को खुदा, भगवान नहीं मानता कोई किसी को। ये आपकी गलतफहमी होगी, ये दूसरों पर थोपने की कोशिश मत कीजिए। देखिए वो हथियारों के हवाले से ताकत है, उसके पास पैसा बहुत है, ये आप चलिए ठीक है पैसा बहुत है, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसको खुदा मान लेंगे आप। अरे हम समझ सकते हैं सज्जाद साहब, अमेरिका की मर्जी से तो आप लोगों को जो दान में पैसा आता है, जो चंदा आता है, अगर अमेरिका आज मना कर दे तो कहां से आपको वर्ल्ड बैंक और IMF पैसा देने वाला है? तो आप लोगों को तो चापलूसी करनी पड़ेगी जो आप ये बातें बोल रहे। खैर, वही आपके लिए भगवान खुदा सब आप मान चुके हैं। चौथा सबूत आपको हम दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान में कुछ और बड़ा जो होने वाला है, इसको लेकर सबूत नंबर 4 क्या है? 12 हिस्सों में बटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को 12 प्रांतों में बांटने की बहस बहुत तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर इसका प्रस्ताव तेजी के साथ चर्चा में। प्रस्ताव में पंजाब को 4 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है। बलूचिस्तान में भी 4 क्षेत्रों में बांटने की चर्चा हो रही है। संसाधनों के बंटवारे में सुधार का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में फिलहाल 4 संवैधानिक प्रांत है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अब 5 बड़े सवाल क्या है? क्या पाकिस्तान को 12 प्रांतों में बांटने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या बलूचिस्तान में विरोध को कमजोर करने की रणनीति है? क्या पंजाब की राजनीतिक ताकत का संतुलन अब बदल जाएगा? अगर 12 प्रांत बनते हैं तो क्या क्षेत्रीय विवाद शुरू हो जाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी मौजूद हैं। संदीप त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? और पीरजादा साहब अमेरिका को लेकर जो राय रखते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी मजबूरी भी है, पाकिस्तान की मजबूरी भी है। अमेरिका की गोद में पाकिस्तान आजकल खेलता हुआ कुछ ज्यादा नजर भी आता है। तो क्या यह माना जाए कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या फिर होने वाला है, कहीं ना कहीं डिक्टेट कहीं और से किया जा रहा है? देखिए 1945 के बाद से लगातार और आज तक पाकिस्तान के तो ये फितरत में रहा है कि अमेरिका की गोद में बैठना, और सिर्फ अमेरिका की गोद में नहीं बैठते, कहीं किसी भी की गोद में बैठ सकता है जहां पर उसका इंटरेस्ट सर्व हो जाए। तो इस देश का न तो कोई अपना गौरव है, न तो कोई अपना इतिहास है, और न तो कोई एक नेशन जो हुड होता है, एक राष्ट्र का जो कंसेप्ट होता है वो खत्म है। अभी आप देखिए कि अभी ईरान को, USA को ये मीडिएटर के रूप में गया था, इसके बाद कैसे इसको फेंका गया पूरे सिस्टम से बाहर। इसके बाद आपने देखा ईरान ने खुद कहा कि देखो इस पर भरोसा करने लायक नहीं है। इसके बाद तुरंत मक्का अलायंस करने पहुंच गया सऊदी के पास और टर्की के पास में। तो ये एक ऐसा राष्ट्र है, दुनिया का एक ऐसा फ्रिंज एलिमेंट है दुनिया में, 193 देशों में, यूएनओ में एक ऐसा लिस्टेड कंट्री है जिसका अपना एक आतंक का इतिहास रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि अमेरिका सब कुछ है, तो इनकी फितरत में, और ये सच्चाई भी है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इस बात के लिए हमें आखिर में एक्सेप्ट कर लिया बहुत कुछ, ये अपने आप में काबिले गौर है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रमुख स्पेस स्टार्टअप्स के CEOs और फाउंडर्स के साथ बातचीत की है। इस दौरान भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर, नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा हुई। PM का यह संवाद बहुत अहम था, सुनवाते हैं आपको। आपने एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा।
और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। We're India's first space tech unicorn. With July 18th को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को एजेक्ट करके लॉन्च किया था एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट वार्म अप फॉर स्काईरूट, अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है, एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काईरूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है सर। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन्स यूएस और यूरोप में हैं, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज़्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। This robotic spacecraft will go to space, physically capture the dead satellite and remove it from the orbit. We are the first Indian company working on the docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space. मेरा नाम अंतरिक्ष है, माय को-फाउंडर मोनिका इज आल्सो हियर। सर हम इंडिया का फर्स्ट स्पेस फार्मा स्टार्टअप हैं। हम ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जाके फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और उसे वापस ले आ सके अंतरिक्ष से। आपका नाम अंतरिक्ष रखा क्या आपके परिवार के लोग इसमें से पहले से? जी सर, मेरी नहीं मेरी मम्मी ने रखा था सर। एक लॉन्च के बाद लास्ट वन मंथ में 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिला, 8 लॉन्चेस के लिए और मोस्टली इंटरनेशनल है। तो अभी तो 10 लाख फार्मर के साथ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस इंफॉर्मेशन। चलिए आपके लिए, ताकि एक याद बनी रहेगी आपकी ओपनिंग जो आपने ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर, उससे जो प्राइवेट सैटेलाइट है उससे भारत की ब्यूटी जो दिख रही है।